चलिए ढहते विश्वास कहानी का लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, ढहते विश्वास कहानी को किसने प्रस्तुत किए हैं? तो सातकोरी होता इसी ने लिखे हैं। ठीक है, सातकोरी होता इसी ने इस कहानी को लिखे हैं और हिंदी में अनुवाद कोई और किए हैं। ठीक है, चलिए ये जो थे ये उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार रहे हैं। ठीक है, ये उड़िया भाषा में लिखते थे कहानी को। ठीक है, हिंदी में अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया है। इसको हिंदी में अनुवाद ढहते विश्वास कहानी को। चलिए शुरू है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति कैसा था, उसका चित्रण करते हैं, ये बताया गया है। चलिए सबसे पहले लक्ष्मी के बारे में समझते हैं। ठीक है, लक्ष्मी एक बहुत ही मेहनती और हिम्मत वाली महिला थी। ठीक है, मेहनती और हिम्मत वाली महिला थी जो वह अपना घर का कार्य खुद संभाल लेती थी। जो वो क्या करती थी, अपना घर का कार्य खुद ही संभाल लेती थी और उसके पति बाहर कार्य करते थे। उसके पति क्या करते थे, बाहर कार्य करते थे, जिससे लक्ष्मी का घर और परिवार चलते थे। उसी से लक्ष्मी का घर और परिवार चलते थे। यदि पति का भेजा पैसा से घर नहीं चल पाता था, एक मिनट, घर नहीं चल पाता था तो उसकी वजह से वो क्या करती थी, कभी कभी लक्ष्मी भी एक सरदार के यहाँ, ठीक है, सरदार के यहाँ कार्य करती थी। कार्य का मतलब होता है काम करना। काम करती थी जिससे उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती थी। इसके पति का नाम, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण, जो कोलकाता में काम करता था। वो था कोलकाता में कार्य करता था। यही उसकी पारिवारिक परिस्थिति थी, जो कि परिवार की परिस्थिति यही थी। जो नहीं चल पाता था वो लक्ष्मी भी कार्य करके अपना घर को चलाती थी। ठीक है, और दूसरी बात इसमें ये भी बात बता देते हैं कि इसके लड़के 2 थे और लड़कियां भी 2 थीं। ठीक है, बड़े लड़के का नाम था अच्युत। ठीक है, अच्युत था, तो अच्युत था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा। कैसे, इसको जवाब दें। ठीक है, इसको हम जानते हैं कि ये क्या है। चलिए उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से हर साल क्या होता था, काफी दुखदायी कहानी रही है। ठीक है, उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से हर एक वर्ष काफी दुखदायी कहानी रहा है। इस स्थान पर जब सुखाड़ आता है तो फसलें को जरा देता है, जरा के राख कर देता है। और जब बाढ़ की समस्या आती है तो गांव बाढ़ की समस्या से बहुत परेशान हो जाते हैं और घर भी बिखर जाता है। कितने लोग की मौत भी हो जाती है बाढ़ से। यहाँ पे कितने लोगों की मौत भी हो जाती है बाढ़ से। वहाँ का जनजीवन ऐसा जनजीवन है कि कभी कभी इतना आ जाता है कि इंसान का भी मौत हो जाता है, रहने का स्थान नहीं मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं ऊंचे टील पे जाके वो लोग रहते हैं और कहीं कहीं वही पर क्या होता है, नहीं भाग पाते हैं तो कितने लोगों की मौत हो जाती है। ऐसा बाढ़ आता है कि लोगों का कमर को भी तोड़ देता है। ठीक है, हर साल एक समस्या उसे हर समस्या एक उसी स्थान पर जाती ही रहती है। उस स्थान पर हर साल
ये समस्या जाती ही रहती है। जो भी समस्या है ये जाती ही रहती है, कभी सुखाड़ कभी बाढ़, ये हर साल उनकी लिखी हुई है कि जाता ही रहता है। चलिए आगे हम समझते हैं कि कहानी में आए बांध के दृश्य का चित्रण करें। जो कहानी में आया बांध, इसका चित्रण करने के लिए बोलता है कि हम समझते हैं कि ये कैसे, क्या है वहाँ का दृश्य, बांध की दृश्य से वो क्या है, उस देश का क्या होता है। ठीक है, इस कहानी में आए बांध की दृश्य बहुत ही भयंकर रहा है। इस कहानी में उसे उसे देश की समस्या को दर्शाता है, उसी देश की समस्या को दर्शाता है, और यह भी बतलाया गया है कि उसी स्थान पर बांध की समस्या, उसी स्थान पर बांध की समस्या से कौन कौन से दृश्य देखने को और पढ़ने को मिलते हैं, और कैसे मंजर वहाँ का होता है। ये कहानी क्यों दर्शाया गया है, ये बतलाया गया है कि वहाँ का दृश्य देखो कैसा है। ऐसा कभी कभी बाढ़ आ जाता है कि लोगों को रहने का दिशा नहीं होता है, जहाँ तक पानी के कारण लोगों का घर उजड़ जाता है, उसी से बह जाता है, और कभी कभी लोग भी बह जाते हैं उसमें। वो मंजर लाया है इस कहानी में, इसीलिए ये बतलाया गया है कि किस तरह लोग उस समस्या को हर एक साल काटते हैं, और कैसे उसी समस्या से क्या झगड़ कर वहाँ पे तट बांध कर रहते हैं, डट कर वहाँ पे रह जाते हैं वो लोग। ये कहानी का दृश्य बतलाया गया है कि देखो कितनों भी वहाँ पे समस्या आ जाए, फिर भी वहाँ से लोग हटने का नाम नहीं लेते हैं, और जनसंख्या बढ़ती ही जाती है, वहाँ पे रहते हैं, फिर भी उसको डट के रहते हैं। ठीक है, हाँ, कहानी के शीर्षक के सार्थकता को विचार करते हैं हम। जो कहानी लिखे हैं उनके सार्थकता पे विचार करते हैं, उनकी कहानी क्या रही है और वो कैसे रहे हैं। चलिए, हाँ, ढहते विश्वास कहानी को सात कौरी होता जी ने प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, सात कौरी होता जी ने प्रस्तुत किए हैं, और इस कहानी को इन्होंने उड़िया भाषा में लिखे हैं। ठीक है, इस कहानी को वो ने उड़िया भाषा में वो लिखे थे, और हिंदी में प्रस्तुत कोई और किए हैं। ये उड़िया भाषा में था, हम लोग जो पढ़ते हैं हिंदी में परिभाषित कोई और किए हैं, जो कि आगे नाम है, आप देखिएगा। ठीक है, परिभाषित किए हैं। ठीक है, हाँ, इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ है, मयूरभंज उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, उड़ीसा में कोई स्थान है जो कि मयूरभंज, उसी जगह इनका जन्म हुआ है। ठीक है, इनकी दर्जनों से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, दर्जनों से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, और लेखक ने भुवनेश्वर में भारतीय रेलवे यात्रा सेवक बने रहे हैं। ये भारतीय रेलवे यात्रा सेवक भी ये बने हैं होता जी ने। ठीक है, इस कहानी को हिंदी में अनुवाद कौन, राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया है। शुरू में बताए थे, इस कहानी को हिंदी में अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित किया गया है। ये रहा लेखक की सार्थकता, मतलब उनकी कहानी। चलिए अब समझते हैं, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करते हैं कि लक्ष्मी का व्यक्तित्व कैसा रहा है, वो कैसे मंजर से उलझ के रही है। चलिए, लक्ष्मी एक बहुत साहसी महिला है। लक्ष्मी बहुत साहसी महिला है, जो कि ये हर चीज को अपने ऊपर ले सकती है, और वो दृश्य को ये अपने नज़र के सामने झेल सकती है, इतना इनको हिम्मत है। ठीक है, जो अपने घर की पूरी जिम्मेवारी अपने मत्था पर, सॉरी माता नहीं होगा, मत्था पे, यहाँ पे लिखा हुआ मत्था पर उठाई हुई है। ठीक है, पूरी जिम्मेवारी, घर की पूरी जिम्मेवारी क्या लक्ष्मी अपने मत्था पे उठाई बैठी है, जो कि अपना घर को चलाती है। ये कैसे अपने परिवार को चलाती है और कैसे ये रहती है। ठीक है, हाँ, हर परिस्थिति से यह डटकर सामना करती है।
ये हर परिस्थिति से डटकर ही सामना करती है और यह हर मुश्किल को अपने ऊपर लेती है। हर मुश्किल, जो भी मुश्किल आता है ये अपने ऊपर लेती है और उसकी उस समस्या का हल ये निकालती है। जब एक बार बांध की समस्या आई तो लक्ष्मी का सब कुछ क्या उस बांध में बिखर कर खत्म हो गया। जब बांध की समस्या आया था तो लक्ष्मी का हर कुछ बिखर कर समाप्त हो चुका था। जहाँ तक इसके परिवार तक बिखर चुके थे। ना ही बेटा का अति रहा कि बेटा कहाँ रहा कहाँ नहीं, ना ही दोनों बेटी का अति दृश्य रहा कि कहाँ रहा। 1 साल का एक बेटा ही था सबसे छोटा, जो कि सीने से लगा के रखी थी। लास्ट में वो भी बिखर गया इनके हाथ से। ठीक है, ये लक्ष्मी का अति जीवन का खतरा रहा। ये समस्या इनके जीवन में आया था। हाँ, जहाँ तक लक्ष्मी के परिवार भी बिखर गए थे। लक्ष्मी के जीवन में बहुत सी भारी विपत्ति आ गई थी, जो कि बहुत सी भारी विपत्ति आ गई थी। जहाँ तक इसके बच्चे भी इनके नज़रों से दूर हो गए थे, यानी वो लोग भी बचे अथवा कि नहीं बचे ये पता नहीं। अच्युत बड़े बेटे चला गया था क्या करने, कि वही बांध बांधने। पता नहीं बांध बांधने में उनका भी जीवन उसी जगह से ख़त्म हो गया। या तो वो रहा या ना रहा, वो तो किसी को भी पता नहीं है, ना ही उसके बेटी रहे। ठीक है, ये यहाँ तक लक्ष्मी के जीवन में अंधेरा आया था। ठीक है, हाँ आई, वह इतना टूट गई कि उसके पास उसको 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 जीने के लिए कोई ठिकाना ना रहा। उसको जीने के लिए भी कोई ठिकाना ना रहा। जब परिवार ही बिखर जाए तो वो क्या चीज़ देख करके रहेगी और क्या चीज़ रहेगा उसके जीवन में। वो जीने तक का ठिकाना उसको नहीं रहा, पागल हो गई थी। ऐसे एक मरे हुए बच्चे को अपने सीने से लगा ली, पैर पर। चलिए आगे हम बताते हैं। बिहार का जनजीवन बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं या क्या लिखना चाहते हैं, इसके बारे में हम प्रस्तुत करते हैं। चलिए चलिए इसके बारे में हम प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, हाँ, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से काफ़ी बहुत ही समस्या रही है। कभी कभी सूखा ऐसा आ जाता है कि फसलें को जला देता है, और कभी कभी बाढ़ भी आता है, क्या करता है कि फसलें को डुबा देता है। बिहार में भी जब सूखा आता है तो फसलें क्या करती है, पानी बगैर नष्ट हो जाता है। पानी बगैर क्या होता है, नष्ट हो जाता है, बिना पानी का सूखा पड़ जाता है। और कभी कभी बारिश के कारण, बारिश के समय इतना पानी हो जाता है, इतना पानी फैल जाता है कि सब फसलें डूब जाती हैं। और अधिक पानी के कारण फसलें खराब भी हो जाती है। अधिक पानी उसमें लग जाता है तो फसलें खराब हो जाती है। इसीलिए बिहार का भी जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। ठीक है, अब अगले कहानी में दिया गया है कि इस कहानी की सारांश लिखें। ये आप लोग खुद ही कर भी सकते हैं, नहीं तो अगले क्लास में हम ये पूरा कहानी का सारांश दे देंगे। और भी आगे है जो कि अगले क्लास में हम इसका ऑब्जेक्टिव बना के रखे हैं, ये सब जो कि अगले क्लास में हम पढ़ा देंगे। ये अगले क्लास में हम पढ़ा देंगे ये ऑब्जेक्टिव को। चलिए, जो कि आपको दिखा देते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव 1 से स्टार्ट किए हैं, सब ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। अगले क्लास में हम सब ऑब्जेक्टिव को हम पढ़ा देंगे, ये सब सभी को। ठीक है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, ये सब हर चीज़ को हम पढ़ा देंगे। ओके, इतना तक रहा। यदि अच्छा लगे तो ज़रूर पढ़िएगा और लाइक भी फॉलो भी कीजिएगा। ओके।